वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। कॉमन टेंशन के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 34 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। कॉमन टेंशन के रिगार्डिंग सेक्शन 34 मैंने ब्रीफ में काफ़ी डिस्कस किया है। नंबर ऑफ केस लॉ में उसके साथ डिस्कस किए हैं। जो इनके एग्रीवेटिव फॉर्म्स हैं 35 ऑनवर्ड सेक्शन, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि उसकी डायरेक्ट लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो 34 के लिए प्लीज़ आप जो वीडियो है सेक्शन 34 पे वो आप चेक करना। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ कॉमन टेंशन, जिसमें हम लोग सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन हम लोग 35 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 35 क्या कह रहा है? व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद ए क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अगर किसी ने क्रिमिनल इंटेंशन, अगर किसी को नॉलेज है या उसकी इंटेंशन है कि ये जो एक्ट है वो क्रिमिनल है, तो भैया अगर आप वो एक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी लायबिलिटी फिक्स बनती रहती है। तो सेक्शन 34 से 35 से इतनी सी बात कर रहा है कि व्हेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, वो एक्ट क्रिमिनल कब होगा? ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। अगर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन है, अगर आपकी क्रिमिनल नॉलेज है कि आप गलत काम कर रहे हो, तभी वो एक्ट इलीगल होगा, तभी वो एक्ट जो है क्रिमिनल होगा, अदरवाइज वो क्रिमिनल नहीं होगा। मैंने किसी से पैसे लेने हैं, अगर मेरी इंटेंशन है कि उसको डिसीव करने की, उसको धोखा देने की, कि मैं पैसे ले लूंगा वापस कभी नहीं करूंगा, तो भाई लायबिलिटी मेरी बनती है। उसके लिए मैंने अपने दोस्त को कह दिया कि आप उसके पास जाओ, उसके साथ पास जाके मेरी गुडविल बताओ, मैं बहुत रिच हूँ, झूठ मूठ के बताओ। तो ये आप 2% मिलके आप किसी को पागल बना रहे हो, आप उसको डिसीव कर रहे हो। तो लॉ कहता है कि ये जो नॉलेज है, आपकी इंटेंशन है, इसलिए वो एक्ट भी क्रिमिनल एक्ट है। अगर आपकी इंटेंशन है बिल्कुल साफ है, आपने सिर्फ पैसे लेने और आपको वापस करने हैं, तो भाई कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं है। तो सेक्शन 35 क्या कह रहा है? वेन एवर एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, ओनली वर्ड यूज किया है, ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। वो एक्ट जो एक्ट था वो डन किया उस क्रिमिनल नॉलेज से, क्रिमिनल इंटेंशन से, तभी वो एक्ट लायबल होगा, एक्ट की लायबिलिटी फिक्स होगी, अदरवाइज एक्ट की लायबिलिटी फिक्स नहीं होती। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 35। सेक्शन 36 क्या कह रहा है? सेक्शन 36 काफी इंपॉर्टेंट है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू भी काफी इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। एज आई सेड अर्लियर की ओमिशन इज ड्यूटी, आप ड्यूटी नहीं निभा रहे। एक्ट मीन्स फिजिकल एक्ट, तो वो मिलकर जो है वो सेक्शन बनाया गया है कि पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन आपने एक्ट किया है, उसका इफेक्ट क्या है? लॉ कहता है कि व्हेनेवर द कॉजिंग ऑफ सर्टेन इफेक्ट or attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense, is to be understood that the causing of that effect partly by act or partly by omission is the same offense. Like suppose यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर एक की इंटेंशन है जेड को मारने की, उसको डेथ करने की, what happened, उसने क्या किया? पार्टली बाय इलीगली omitting to give जेड फूड, उसने जेड को फूड ही नहीं दिया, 5 दिन 10 दिन उसको खाना ही नहीं दिया। उसके बाद पार्टली बाय बीटिंग जेड, उसके बाद उसको पीटा भी, जिसकी वजह से वो डेथ हो गई। तो पार्टली बाय ओमिशन फाना ने दिया, एंड पार्टली बाय डूइंग एक्ट, जो उसने बीटिंग की है जेड की। तो लॉ कहता है कि इन दोनों का इफेक्ट क्या होगा, वो सेक्शन 36 में डिस्कस किया गया है। और दोनों को हम लोग इसमें बोर्ड लिखा है कि क्या मैं रिपीट कर रहा हूं, इट इज टू बी अंडरस्टूड, ये हम लोग मान के चलेंगे द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट, जो आपने एक्ट और ओमिशन करके जो कॉज किया वो सेम है, उनको सेम ऑफेंस माना जाएगा। तो ये नहीं कि वो अलग अलग ऑफेंस हो जाएंगे, क्योंकि आपका ऑफेंस तो एक ही था ना, डेथ करने की। आपने खाना नहीं दिया, वो एक्ट कर दिया। दूसरा, आपने उसको पीटा, वो अलग दिया। तो पीटना मीन्स जस्ट गिविंग अ सिंपल हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, बट डेथ तो उससे हो नहीं सकती। लेकिन वो उसकी डेथ जो है वो खाना ना खाने की वजह से वो कमजोर हो गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो लॉ कहता है कि दोनों का इफेक्ट जो है वो हम लोग सेम मान के चलेंगे। तो देन वी हैव अ सेक्शन 37 क्या कह रहा है? कॉपरेशन। कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। यहाँ पर कॉपरेशन की जरूरत है, विदाउट कॉपरेशन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल पहले इलिस्ट्रेशन पे कवर करता हूँ, बाद में हम लोग जो उसके सेक्शन हम लोग बेरेट करेंगे। इलिस्ट्रेशन क्या कह रहा है? ए और बी दोनों ने एग्री किया, हम लोग जेड को मार डालेंगे। एंड डिफरेंट टाइम्स व्हाट हैपन, ए और बी ने दोनों ने स्मॉल पॉइजन डोज जेड को दे दी, जिसकी वजह से डेथ जो जेड की हो गई पॉइजन की वजह से। अब अगर वो इंडिविजुअली वो पॉइजन हम लोग काउंट करें तो उसकी डेथ हो ही नहीं सकती थी,
लेकिन उसने स्मॉल डोजेस दोनों ने दी जिसकी वजह से उसकी डेथ होगी। तो कॉपरेशन ऑफ ए एंड बी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, उसने उन्होंने इंटेंशन थी कि उसको पॉइजन देना है। तो बेरेट लैंग्वेज क्या कहती है, व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, यहाँ पर स्मॉल डोजेस सेवरल एक्ट हो गई, एंड whoever intentionally cooperated in the commission of that offense, और उसको कॉपरेट करने के लिए मींस स्मॉल डोजेस जिसने भी दी हैं वो सारे पर्सन जो है उसके लिए जॉइंटली और सिंगली लायबल हो सकते हैं, जॉइंटली और सिंगली भी लायबल होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ इलस्ट्रेशन फर्दर क्या कह रही है, ए एंड बी दे आर जॉइंट जेलर, दोनों जेलर थे, जेल में जेलर थे। तो व्हाट हैपन, जो जेड था वो प्रिजनर था, उसका चार्ज ए के पास था, ए के पास था, और दोनों ने इंटेंशन बनाई कि हम लोग जेड को मार डालते हैं। दोनों की नॉलेज थी, उन्होंने कॉपरेशन किया एक दूसरे के साथ। एंड व्हाट हैपन, टू फर्निश जेड विद फूड सप्लाइड टू देम फॉर दैट पर्पस। अब उसने जो फूड देना था वो उन्होंने फूड नहीं दिया जेड को। जब ए की ड्यूटी थी वो नहीं देता था, जब बी जेलर की ड्यूटी थी वो जेड को फूड नहीं देता था, और दोनों की वजह से उसकी डेथ होगी। तो दोनों के दोनों जेलर उसके लिए लायबल हो जाएंगे। थर्ड इलस्ट्रेशन, ए जो जेलर था हैड द चार्ज ऑफ जेड अ प्रिजनर, जेड उसके अंडर प्रिजनर था। ए की इंटेंशन थी कि जेड को मार डालूं, इलीगली उसने जेड को खाना देना बंद कर दिया। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच जो जेड था वो काफी वीक हो गया। जब ये पता लगा कि वो काफी वीक हो गया तो जो ए ऑफिसर था, जेलर था, उसको डिसमिस कर दिया गया। नेक्स्ट जेलर आ गया बी। अब उसको खाना देना था कि वो वीक हो गया, लेकिन उसने भी उसको खाना नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सो यहाँ पर दोनों की कोई इंटेंशन नहीं थी कॉमन, ये इंडिविजुअली लायबल होंगे। यहाँ पर 34 का कोई रोल नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। अगर उनकी दोनों की कॉमन इंटेंशन थी 34 अप्लाई होगा। तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है, बेरेट में सिंगली और जॉइंटली भी लायबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ए अपनी वो उसकी भी लायबिलिटी होगी, लेकिन ए ने जो एक्ट किया था तब जेड की डेथ हुई नहीं, इसलिए वो अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए लायबल होगा। लेकिन बी जब आया उसने खाना नहीं दिया और उसकी जेड की डेथ हो गई, तो यहाँ पर बी जो है वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो ये दोनों की लायबिलिटी आप देख लो कितना फर्क है। तो नाउ सेक्शन 38 सेक्शन क्या कह रहा है, पर्सन कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। अगर जिसने भी क्रिमिनल एक्ट किया है, अगर उसमें से किसी एक की भी डिफरेंट टेंशन हो गई तो भाई यहाँ पर उसकी तो लायबिलिटी सेपरेट है ना, बिल्कुल सेपरेट है, वो तो लायबल होगा ही नहीं होगा। अगर ए एंड बी सी तीनों ने चोरी की इंटेंशन बनाई कि हम लोग जेड के घर में जाते हैं, चोरी कर लेते हैं, एंड व्हाट हैपेंड, जब जैसे ए बी सी उनके घर में एंटर किए, वो चोरी कर रहे हैं, सी ने एक वहां पर लड़की थी, ठीक है, उसने उसकी मोडेस्टी हर्ट कर दी या उसका रेप कर दिया, तो यहाँ पर सी इंडिविजुअली लायबल होगा उस लड़की के अगेंस्ट। वो विक्टिम वो था, जहाँ तो 354 के अगेंस्ट वो लायबल होगा, जहाँ 376 के अंदर वो लायबल होगा। अगर इन केस ऑफ रेप हुआ 376 सिर्फ सी, क्योंकि वहां पर कॉमन इंटेंशन नहीं थी, वहां पर इंटेंशन थी चोरी करने की, वो चोरी करने के लिए उनकी कॉमन इंटेंशन है वो अलग है। अगर उसने इंडिविजुअली सेपरेट एक्ट किया तो वो उसके लिए वो अलग लायबल होगा। तो सेक्शन 30 क्या कह रहा है, वेयर सेवरल पर्संस आर एंगेज्ड or concerned in the commission of a criminal act, they were guilty of different offenses by means of that act. तो वो अपने डिफरेंट एक्ट के लिए वो लायबल हो सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इलस्ट्रेशन में क्लियर कर दिया, ए अटैक जेड अंडर द सर्कमस्टांसेस टू ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड, क्योंकि वो जेड को मारना चाहता था, अंडर द ग्रेव प्रोवोकेशन उसको मारना चाहता था, लेकिन वहां पर जो बी था उसकी इलविल थी जेड के साथ, वो चाहता नहीं था जेड को। उसने फर्दर व्हाट हैपन, ए तो जेड को मारना चाहता था, प्रोवोक के अंदर उसने मार डाला, लेकिन जो बी था उसने ए को प्रोवोक किया कि जेड को मार डाल, क्योंकि बी की इंटेंशन थी कि जेड मर जाए तो बेटर है, ए की इंटेंशन थी नहीं। तो यहां पर जो व्हाट हैपन, जो बी ने ए को प्रोवोक किया उसको मार डाल, तो यहां पर लायबिलिटी फिक्स हो गई, ठीक है जी। तो डेफिनेटली वो जो बी होगा वो गिल्टी ऑफ मर्डर के लिए होगा, जो ए होगा वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लायबल होगा, क्योंकि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के अंडर ही जो ए ने जो जेड को मारा था। तो ये प्रोवोकेशन दिलाना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। जेड ने हो सकता है ए ने जो बी था उसने जेड को उकसा दिया हो, जिसकी वजह से जेड ने ए को प्रोवोक कर दिया हो और ए ने जेड को मार डाला हो। तो देयर आर नंबर ऑफ मींस जिससे प्रोवोकेशन होती है।
तो लॉ कहता है कि जो ए ने जो जेड को मारा वो अंडर प्रोवोकेशन मारा है, तो वो उसकी एक्सेप्शन जो है 300 की फर्स्ट क्लॉज में एक्सेप्शन मिल जाएगी, जिसकी वजह से कॉर्पोरल होमिसाइड के लिए लायबल होगा। लेकिन बी की इंटेंशन थी इलविल उसको मारने के लिए, तो जिसकी वजह से उसने प्रोवोक किया और उसको मार डाला जेड को। एंड व्हाट हैपेंड इन दिस केस, जो बी था वो मर्डर के लिए लायबल होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेरेट लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 35 टू 38। 34 मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। बेरेट लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। उसके अलावा जो ब्रीफ में मैं सेक्शन करवाऊंगा वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, तो प्लीज कंसंट्रेट करते रहो बेरेट लैंग्वेज के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल जी।